गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हमको इसमें ऑस्मोसिस को पहले समझना होगा, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग इसमें आज स्टडी करेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट स्टडी कर चुके थे। तो उसमें केबी और केएफ, देखो जनरली जो होता है जब भी न्यूमेरिकल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का आता है तो केबी और केएफ का वैल्यू गिवन रहता है जनरली। बट रेयरली अगर मान लो नहीं गिवन है तो हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करके केबी और केएफ का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे फार्मूला लिखा हुआ है केबी इक्वल टू आर एम ए टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन। तो यहाँ पर केएफ का भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आर क्या है, व्हाट इज आर? आर हमारा है यूनिवर्सल गैसेस कांस्टेंट और एम ए हमारा है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और डेल्टा एच ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और डेल्टा एच फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूला से हम केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और केएफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ का वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये सब गिवन होगा तो हम लोग केबी और केएफ क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूला से। तो फार्मूला ध्यान रखना है। ऐसे जनरली केबी और केएफ का वैल्यू निकालने के लिए तो नहीं देता है। जनरली क्वेश्चन जब भी आता है इसके ऊपर तो केबी और केएफ का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है। फिर भी अगर कभी निकालने बोले तो हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना है, फॉर एनी लिक्विड केएफ का जो वैल्यू होता है ऑलवेज ग्रेटर देन केबी होता है। केएफ का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होता है केबी से। ये बात ध्यान रखना है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो ये क्या है हमारा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, तो वन मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का वैल्यू हमेशा हाई होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होगा, तो वन मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन उसको बोलते हैं। तो वन मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट हीट का रिक्वायर्ड होगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या होता है, वन मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो एक बात ध्यान रखना है हमेशा
किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कराना हो तो उसके लिए ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होता है, उसमें अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है विथ कंपेयर टू फ्यूज़न। फ्यूज़न क्या होता है, तो सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्ट करते हैं उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है 1 मोल के लिए, उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का वैल्यू हमेशा कम होता है किससे, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन से। मतलब वेपर में कन्वर्ट कराना हो किसी भी सब्सटेंस, किसी भी लिक्विड को, तो ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर डेल्टा एच वेपराइजेशन का वैल्यू क्या होता है, हाई होता है। किसके रिस्पेक्ट में, फ्यूजन के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू क्या होता है, हाई। इसका वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में कम होता है, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा है तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि केबी का वैल्यू क्या होगा, लो होगा, और इसका वैल्यू कम होता है इसलिए इसका वैल्यू हाई होता है। या फिर दूसरे तरीके से ये भी समझ सकते हैं, यहाँ पर कभी कभी डेल्टा एच फ्यूजन और डेल्टा एच वेपराइजेशन नहीं दे करके फॉर्मूला ऐसे भी देता है, के बी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 एल वी, और इसमें के एफ इक्वल टू आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ। अब यहाँ पर एल बी और एल एफ क्या होता है, तो एल बी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और एल एफ को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और एक बात और ध्यान रखना है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से, किसी भी लिक्विड के लिए, किसी भी लिक्विड के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वेपराइजेशन ऑलवेज ग्रेटर देन एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आप यहाँ से आप देख सकते हो, तो इसका वैल्यू हायर होता है इसलिए इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू हाई होने की वजह से के बी का वैल्यू हमेशा क्या होता है, लो होता है जनरली। अब इसका वैल्यू क्या होता है, लो होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होता है, हाई, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितना बड़ा वैल्यू होता है तो उसका वैल्यू उतना ही क्या होता है, कम आता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि के एफ का वैल्यू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, के बी से, किसी भी सॉल्वेंट के लिए। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये फार्मूला था कुछ, आप इसको नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हम लोग ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे, जो कि कॉलिगेटिव लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो अब हम लोग नेक्स्ट फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमको ऑस्मोसिस को समझना पड़ेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का फ्लो होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के हायर कंसंट्रेशन जिधर है सॉल्वेंट का, उस साइड से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करेंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो कि सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने देता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को वो प्रिवेंट करता है, परमिट नहीं देता है। तो पहले हम लोग ऑस्मोसिस को लिखते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस इज अ स्पॉन्टेनियस Osmosis is a spontaneous process in which
particle of solvent, the particle of solvent flow या फिर मूव फ्रॉम हायर concentration of solvent to lower concentration of solvent through a semi permeable membrane। तो ये हमारा ऑस्मोसिस का डिफिनेशन हो गया कि ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल प्रोसेस, उसको करवाना नहीं पड़ता है, वो स्पॉन्टेनियसली मतलब नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम कहाँ से कहाँ, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, जिस साइड में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हाई है उधर से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को शॉर्ट में SPM भी लिख सकते हैं। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। वो होल सिर्फ सॉल्वेंट को, जिससे कि सिर्फ सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स पास हो सकते हैं, सॉल्यूट के नहीं। क्योंकि हमें पता है कि सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्रेजेंट होते हैं। और हमें पता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स का जो साइज की अगर बात करें, पार्टिकल साइज अगर बात करें सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का पार्टिकल साइज क्या होता है, हाई होता है। और इसमें सॉल्वेंट में पार्टिकल साइज क्या होता है, लो होता है। हाँ, ये बात अलग है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट लार्ज होता है, अमाउंट लार्ज होता है, साइज नहीं। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट। तो कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बिगर होता है, किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट। इसीलिए यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही पास हो सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पास नहीं हो पाते हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डू नॉट permit to move solute particles। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट के पार्टिकल्स को परमिट नहीं देता है मूव करने के लिए एक साइड से दूसरे साइड, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ या लोअर से हायर। तो ये किसको परमिशन देता है, तो थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओनली सॉल्वेंट particles flow, या फिर only solvent particles move। तो सिर्फ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के मूवमेंट को ही परमिट करता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स के मूवमेंट को ही क्या करता है, परमिट करता है कि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन की तरफ जा सके। सॉल्यूट के पार्टिकल्स को ये परमिशन वो नहीं देता है, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज बिगर होता है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जो होल होते हैं उससे वो पास नहीं हो पाते। ये सिंपल फंडा था। अब इसमें ऑस्मोसिस का हम लोग डिफिनेशन देख लिया। अब यहाँ पर इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एक हमारा बीकर है,
और यहाँ पर हम एक मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पर हमारा ये हमारा SPM मतलब वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को SPM भी लिखा रहता है बुक में। अब यहाँ पर देखो, एक साइड सेमी परमिएबल, एक साइड हम क्या करते हैं, प्योर सॉल्वेंट को फिल कर लेते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट ले लिए, इसमें कोई भी सॉल्यूट मिक्स नहीं है, प्योर सॉल्वेंट ले लिए, जैसे मान लो वाटर ही ले लेते हैं, ठीक है। अब इस साइड एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, इस साइड हम एक सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यहाँ भी सॉल्वेंट वाटर ही है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है, तो सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स होंगे, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स को मान लो हम ऐसे दिखा दिए यहाँ पर, ताकि दिखना चाहिए कि इधर में हम सॉल्यूशन लिए हैं। तो यहाँ पर कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो अब देखना ये है कि इसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हाई किस साइड है। यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है, तो यहाँ इसमें बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हाई है, और यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट भी है, तो इसमें सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, हमेशा लो होगा। प्योर सॉल्वेंट है तो इसमें पूरा सॉल्वेंट ही है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट का प्रेशर कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, और इधर में क्या है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि जब ऑस्मोसिस होगा तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स किधर से किधर फ्लो करेंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किधर से किधर होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑस्मोसिस में लिखे हुए कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, जिस साइड में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हायर है उस साइड से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स फ्लो करेंगे किधर, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो इस साइड क्या है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस साइड इधर से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का क्या होगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो ये हमारा ऑस्मोसिस था। इसको अच्छे से समझना है कि यहाँ जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ, अब यहाँ पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल, सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ नहीं मूव कर सकते, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डू नॉट परमिट टू मूव सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स को मूव करने का परमिशन नहीं देती है। तो क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज बिगर होता है, और सेमी परमेबल में जो होल्स होते हैं वो होल्स इतने छोटे होते हैं कि उसे सॉल्यूट के पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब हायर कंसंट्रेशन है इधर सॉल्वेंट का, तो इधर से ही सॉल्वेंट उधर मूव करेगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस,
आप इसको नोट डाउन करिए। और फिर आगे हम लोग देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और, यहाँ पर जो यहाँ प्योर सॉल्वेंट लिए आप चाहो तो यहाँ पर जब यहाँ आप 2 सॉल्यूशन भी कंसिडर कर सकते हो, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2। और यहाँ पर मान लो सॉल्यूशन 1 का कंसंट्रेशन C1 है, इसका C2 है, और उसमें अगर C1 का कंसंट्रेशन कम है C2 से तो भी यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट ही लें, 2 सॉल्यूशन भी हम कंसिडर कर सकते हैं। उसमें एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई ले लो और दूसरे का लो, तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का क्या होगा, फ्लो होगा। तो वहाँ पर हम 2 सॉल्यूशन भी कंसिडर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस दोनों के कंसंट्रेशन में क्या होना चाहिए, फर्क होना चाहिए। एक का कंसंट्रेशन लो, दूसरे का कंसंट्रेशन हाई। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट यहाँ लिखा हुआ है। सिंपली अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो क्या समझते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बोला जाता है तो यही अंडरस्टूड होता है कि हम लोग किसके कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग सॉल्यूट के कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर यहीं पर अगर हम सॉल्यूशन दोनों साइड ले लें, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, अगर यहाँ मान लो इसी में एक सॉल्यूशन 1 ले लें, यहाँ पर प्योर वाटर की जगह कोई दूसरा सॉल्यूशन ले लें, और यहाँ पर सॉल्यूशन 2 ले लें। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं बाद में, नेक्स्ट इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद एक और डायग्राम बना करके उसको भी समझाएंगे। तो पॉज द वीडियो और नोट डाउन। तो अब हम लोग नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर को समझेंगे। अब यहाँ पर जैसे ये बता रहे थे, उसमें अगर जरूरी नहीं है कि हमेशा एक साइड प्योर सॉल्वेंट लेंगे और दूसरे साइड सॉल्यूशन लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 2 सॉल्यूशन लिया हो, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2। एक सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है, और दूसरा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन 1 का कंसंट्रेशन हमने C1 ले लिया, यहाँ पर C2 ले लिया, और यहाँ पर C1 का वैल्यू क्या है, C2 से कम है। मतलब अगर देखा जाए तो ये सॉल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और ये क्या हो गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और हमें पता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, मतलब इसमें क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, एक्सेस। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, एक्सेस होता है, उसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है, एक्सेस होता है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है, कम होता है, लेस होता है। या बोले तो सॉल्वेंट का अमाउंट यहाँ पर एक्सेस होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, सॉल्यूट का कम होता है। तो अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ जो कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, सिंपली जब भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बोला जाता है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, तो उसमें सॉल्यूट के कितने अमाउंट है यही बताया जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग डिफिनीशन में लिखे हैं कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, सॉल्वेंट के मोलिक्यूल्स का फ्लो होता है, मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो वहाँ पर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये बताओ कि ये दोनों सॉल्यूशन में किस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हायर है। तो सॉल्वेंट किधर है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, एक्सेस है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। लेकिन सॉल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो वो सॉल्यूट के टर्म में हमेशा देखा जाता है। तो उस केस में इसका कंसंट्रेशन क्या हुआ, लोअर। तो बोल सकते हैं, अगर ऐसे इसको डिफाइन कर, ऐसे डिफिनेशन दे सकते हैं, तो अगर मूवमेंट
अगर सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर सॉल्वेंट का जो मूवमेंट हो रहा है वो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है। लेकिन अगर सॉल्वेंट का टर्म बोलेंगे तो वहाँ पर बोलेंगे कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। क्यों इधर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लोअर है? क्योंकि सॉल्यूट का अमाउंट क्या है? एक्सेस। तो इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट और लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट अगर है तो सॉल्वेंट का फ्लो किधर से किधर होगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। यहाँ पर कंसंट्रेशन किसके टर्म में बात हो रही है? सॉल्वेंट, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। अगर सिर्फ कंसंट्रेशन की बात होती है तो वो जनरली सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन अगर बोले इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन C1 है, इसका मतलब इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किसके टर्म में बताया जा रहा है? सॉल्यूट के टर्म में। तो यहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट तो इधर ज़्यादा है क्योंकि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई है। तो यहाँ पर सॉल्यूट के कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होगा। इधर में डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा और सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा। तो फ्लो किधर से किधर होगा? हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, या फिर सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन का टर्म बोले तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। तो ये हमारा ऐसे भी हो दे सकता है क्वेश्चन में दो सॉल्यूशन, तो उसको हम लोग कर सकते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बनाए हैं, इधर में सॉल्यूशन लिए हैं और यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट वाटर ले लिए हैं। अब यहाँ पर एक देखो, यहाँ एक पिस्टन लगाया गया है और यहाँ से इसको प्रेशर दिया जा रहा है। अब देखो, जैसे जब पिस्टन नहीं था तो पीछे हम लोग क्या देखे थे? ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा था। प्योर सॉल्वेंट क्या हो रहा था? सॉल्यूशन की तरफ फ्लो कर रहा था। क्यों? क्योंकि इधर में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हाई था और इधर में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो था, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो सॉल्वेंट के मूवमेंट को क्या करता है? स्टॉप कर देता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ दैट प्रेशर विच स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस। और ये एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो सॉल्यूशन के साइड हम लोग अप्लाई करते हैं। ये क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर। अप्लाइड प्रेशर जिसको कि हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही हमारा क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर सॉल्यूशन साइड में एक पिस्टन लगा करके यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर, जो प्रेशर क्या करता है? अब जैसे इस धर से सॉल्वेंट के मोलेकुल्स क्या कर रहे थे? सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे थे। तो अब जब इधर प्रेशर अप्लाइड किए हैं, प्रेशर जब इधर एक्सर्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो ये क्या करेगा? इस सॉल्वेंट के फ्लो जो इधर से इधर हो रहा है, सॉल्वेंट का फ्लो, उसको क्या करेगा? रोकेगा, मतलब उसको प्रिवेंट करेगा। अब यहाँ पर जो स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा था, प्योर सॉल्वेंट इधर से इधर जा रहा था, अब वो नहीं जाएगा क्योंकि इधर से प्रेशर क्या किया जा रहा है? अप्लाइड। अब इधर से ये फ्लो कर रहा है, इधर से अगर प्रेशर अप्लाइड कर दिए पिस्टन लगा करके, तो क्या होगा? सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगा। मतलब बोले सिंपली तो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और इसी एक्सटर्नल प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ प्रेशर, दैट प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप या प्रिवेंट द फ्लो और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा था उसको स्टॉप करने के लिए जितना एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर सॉल्यूशन साइड में एक्सर्ट करेंगे, लगाएंगे, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब पाई क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर के। ठीक है,
कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की, पाई इक्वल टू CRT होता है। यहाँ यही इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर पाई तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और R इज गैसियस यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट है, और T हमारा क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। अब यहाँ पर देखना है, तो ये फार्मूला हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का आ गया। अब यहाँ पर पाई इक्वल टू, यहाँ जो कंसंट्रेशन लेते हैं, यहाँ पर मोलारिटी नहीं लेते हैं, यहाँ पर मोलारिटी लेते हैं। तो मोलारिटी M, कैपिटल M से मोलारिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और RT। अब यहाँ पर मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है हमें पता है, व्हाट इज मोलारिटी, तो मोलारिटी क्या होता है, मोल्स पर लीटर। तो मोलारिटी M इक्वल टू N/V, N क्या है मोल्स, V क्या है वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू N/V RT। तो यहाँ से पाई V इक्वल टू NRT। अब इसको ध्यान से देखो, गैसेस जो आइडियल इक्वेशन गैस के लिए होता है PV इक्वल टू NRT, कुछ ऐसा ही एकदम इसका फॉर्मूला निकल के आया। अब यहाँ से, लेकिन बस डिफरेंस यहाँ पर यही है कि वो PV इक्वल टू NRT वहाँ पर गैस के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पर P के जगह पर पाई है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि लिक्विड के केस में होता है। तो आप इस फॉर्मूला को ध्यान रख सकते हो। और यहाँ से जैसे बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पीछे पढ़े हैं, उसमें भी हम लोग क्या करते थे, मोलर मास निकालते थे। अब यहाँ से भी हम सॉल्यूट के मोलर मास निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो यहीं पर मोल्स का फॉर्मूला रख दो, पाई V इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर N इक्वल टू आप सॉल्यूट का जैसे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, आप ऐसे रख दो। यहाँ पर हम B मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 जो लेना है यहाँ पर आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू RT। तो आप यहाँ से MB निकाल सकते हो। MB इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट RT अपॉन पाई V। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा मोलर मास निकालने के लिए भी फॉर्मूला आ गया। तो ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर और उसका ये फार्मूला, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो, उसके बाद नोट करिए।